हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई नो बहुत ही बुरे हो गए क्योंकि इस पैंडेमिक के चक्कर में सबकी पढ़ाई की वाट लग गई है। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो पढ़ने की स्पीड जा रही थी, आपका एक डायरेक्शन जो बना हुआ था पहले मार्च से पहले, वो पूरा बिगड़ गया है। यू डोंट इवन नो कि आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं कि नहीं। आप कुछ मना रहे हैं सर, ना ही हो, ऐसा नहीं है, बट होगा एग्जाम्स आपका, ये पक्का है। अब आपको डेट्स नहीं पता है तो मन में क्लियर है यार, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। तो प्लीज गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ये वीडियो मैंने बनाई है 30 क्वेश्चंस, जिसमें आईआईटी मेंस, नीट और एडवांस के कुल मिला के 30 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि हमें सॉल्यूशंस तो बहुत ही आसानी से अवेलेबल मिलेंगे, कहीं भी हम गूगल कर लेंगे हमको आसानी से मिल जाएंगे। सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वीडियो। तो बच्चों, नीड ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है ताकि आपका जल्दी हो, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना 30, तो आप देखोगे कितना कंसेप्ट रिपीट करता है, तो आपको ये पता रहेगा कि ये कंसेप्ट ज्यादा आता है, तो आपका फोकस उस पे ज्यादा होना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि अगर उस कंसेप्ट से आया तो आपका सबसे जल्दी होगा। क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप ये समझो, कोई माता का जगराता तो चल नहीं रहा कि 7 घंटा चले, 9 घंटा चले, बैठे हैं प्रसाद का वेट कर रहे हैं, आज तेरा जगराता माता, लाइक दैट, ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा वहां पर यू हैव जस्ट 3 आवर्स इन विच फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों को खत्म करना है, और नीट वालों के लिए बायो। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए कि कैसे जल्दी जल्दी आपको करना है, इस रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइस प्लीज अपने कॉपी पेन निकाल लो, पैर को क्रॉस करके बेड पे लेट के वीडियो नहीं देखना, सामने मुजरा नहीं स्टार्ट होने वाला। सो प्लीज गाइस अपने कॉपी पेन निकाल लो, जो भी क्वेश्चंस आपको आए तो उसको मेरे से पहले अटेम्प्ट करो, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में, जो कि है आईआईटी जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन। सुनते ही मन में आ जाता है धक, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू z axis and carries a uniform charge c lambda. It pierces a thin non conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ subtends an angle 180 degree at the 120 degree at the center O of spherical shell. The permittivity दी हुई है एप्सिलॉन नॉट, which statement is true. तो मैं ऑप्शंस पहले यहां लिख दूं। ऑप्शंस है कि मतलब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे एग्जाम में, ऑप्शंस ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज √3r एप्सिलॉन नॉट, √3r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेल, ये हमारा पहला ऑप्शन। जो बी सेकंड ऑप्शन है हमारा कि z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 at all points on spherical shell। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है गाइस हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेल, में डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूं, वो है आपका √2r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो ऑप्शन डी है हमारा वो ये है कि E इज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू स्फेरिकल शेल एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो गाइस एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन की ले लेंगे लिटरली, मतलब बजा देंगे क्वेश्चन की बैंड, ओके। तो सबसे पहली बात है कि सर इसको थोड़ा सा फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर भी दिया हुआ था गाइस, मैं फिगर बना दे रहा हूं, क्वेश्चन में फिगर दिया था, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा है कि एक स्फेरिकल यहां से बीच ऐसे z एक्सिस जा रही है, यहां पर कोई एक रॉड है, नॉन कंडक्टिंग रॉड, जिस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिफाइन है। लैम्डा क्या है? सो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब लैम्डा का मतलब एक लेंथ का चार्ज दिया है। क्या दिया है? एक लेंथ का। भी समझाते हैं। और आपसे बोल रहे हैं ये जो आर्क है बच्चों, ये जो आर्क है अगर देखा जाए, ये पी क्यू आर्क है, वो यहां सेंटर ओ पर 120 डिग्री सबसेंड कर रहा है। कितना सबसेंड कर रहा है? 120 डिग्री सबसेंड कर रहा है। ये बेसिकली हमारा रेडियस भी होगा। तो आपको ये बताना है, इन 4 ऑप्शंस में से एक आपको बताने हैं कि क्या होगा। अब भाई आधा तो क्वेश्चन को देख के लिटरली हमारी फट जाती है कि भाई हमें क्वेश्चन आधा करने का हमारा मोराल जो होता है वो वही डाउन हो जाता है कि वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, वी वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, हमसे ना हो पाई लिटरली, ठीक है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक नॉन कंडक्टिंग वायर, इनफाइनाइट वायर है पैरेलल टू z एक्सिस।
ये आपको पूरी कहानी दी है कि z एक्सिस के वो पैरेलल है, 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है। आप कुछ मत सोचो, बस आपसे देखो आपसे ऑप्शंस क्या पूछा है। आपसे बोला है ऑप्शंस में कि भैया फ्लक्स निकाल दो। वी ऑल नो गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहते थे? सिंपल सी बात है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा था कि जो भी फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस बनाओ। याद है ना? याद है कि नहीं? मुझे भरोसा है तुम लोग को याद नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, है ना? तुम लोग मेरी वीडियोस को उसी तरह से इग्नोर करते हो जिस तरह से तुम लोग की पड़ोसन तुम लोगों को। सही बोला कि नहीं? अरे भाई ऐसे ना बोलो, बुरा लगता है। अरे मुझे भी बुरा लगता है यार, तुम लोग वीडियोस ही नहीं देखते हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्फेरिकल शेल आपको दिख रहा है, ये एक तरह से हो गया गॉसियन सरफेस मान लो। तो आपको बोला कि जो फ्लक्स होगा इसके अंदर का, इस स्फेरिकल शेल के अंदर जितना भी चार्ज है क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा श्योर जी कि जो भी हमारा चार्ज है सिंपली यहां से लेके इस रॉड का जो भी चार्ज होगा वही इस स्फेरिकल शेल के अंदर है। आई अगेन रिपीट गाइस, यहां पर जो चार्ज था वो सिर्फ इस वायर पे था और ये वायर अंदर कितनी है? सिर्फ PQ लेंथ। कितनी लेंथ? PQ लेंथ। आपको बच्चों सिर्फ इस PQ लेंथ पे चार्ज निकालना है, क्योंकि अगर ये PQ लेंथ का चार्ज आ गया, वही चार्ज तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर है और वही क्या बन जाएगा? आपका Q बाउंड। यानी आपका सिर्फ टारगेट है कि आपको PQ पे चार्ज निकालना है। आपने कहा सर कैसे निकालें? बेटा ये लैम्डा मूली छीलने के लिए तो दिया नहीं है। व्हाट इज सर लैम्डा? बेटा एक टॉफी का रेट होता है, एक पैंट का प्राइस होता है, उसी तरह से एक लेंथ का चार्ज है, यानी कि इस रॉड की एक लेंथ का चार्ज है। अगर आपको ये लेंथ पता चल जाए तो अगर एक लेंथ का चार्ज पता है तो इतनी लेंथ का क्या होगा? सिंपली सर उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है भाई। इस क्वेश्चन को फील करो बच्चों, फील। क्वेश्चन क्या है? एक शेल है, स्फेरिकल शेल। अब भैया 3D स्ट्रक्चर इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि इसको यहाँ पे आपको 3D हम दिखाएं। बेसिकली फील करवा सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। उसके सेंटर से आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो यहां पर z एक्सिस जा रही है और उसी के पैरेलल में ये एक रॉड है। आपको दिख रहा होगा ये पैरेलल में इनफाइनाइट वायर जा रही है, पैरेलल में इसके पैरेलल में, ओके। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतनी लेंथ पे चार्ज चाहिए। अब आपने कहा सो वी नो कि एक लेंथ का चार्ज होता है लैम्डा। अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए तो सिंपली हम लेंथ को लैम्डा से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हमको ये लेंथ पता चल जाए PQ, तो जो टोटल चार्ज होगा PQ लेंथ में वो सिंपली क्या होगा? लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ PQ। क्लियर गाइस? मैंने PQ से सिग्निफाई कर दिया कि मतलब PQ में कितना चार्ज है, सिर्फ PQ में। तो सर ये लेंथ कैसे निकालेंगे? वेरी मैथमेटिशियन बच्चों, बहुत ही टफ मैथ्स लगानी पड़ेगी, बहुत ही मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है मेरे भाई? इसको बीच से तू ऐसे काट दे, बीच से ऐसे, यहां से। तो अगर ये पूरा 120 था तो मैं इसको मिटाएगा और यहां पर 60 लिखेगा क्योंकि ये आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ वेक्टर कंपोनेंट, बहुत ही मुश्किल काम। अरे मेरे भाई ये r है, ये कंपोनेंट r cos थीटा, ये कंपोनेंट r sin थीटा। क्या ये कंपोनेंट बराबर होगा? बोलिए हाँ या ना। आई अगेन रिपीट, ये r है, जहां से एंगल बनाता है वो कंपोनेंट r cos थीटा, ये कंपोनेंट r sin थीटा। यानी कि सर जो ये कंपोनेंट होगा that will be r sin 60, यानी कि r रूट 3/2। यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारी r रूट 3/2 है। जितनी ये लेंथ उतनी ही ये लेंथ, यानी इसको हम 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगर इसको हम PL बोल दे बच्चों, PL, तो PL इज इक्वल टू r sin 60 मींस r रूट 3/2। क्लियर? तो जो PQ है बच्चों, PQ पूरी लेंथ वो इसकी डबल है, यानी ट्वाइस ऑफ PL, यानी 2 इंटू r रूट 3/2। 2 से 2 कटा यानी कितना हो गया? r रूट 3। यानी PQ की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई? r रूट 3। तो बच्चों एक लेंथ पे चार्ज लैम्डा, तो इतनी लेंथ पे कितना होगा? लैम्डा को इस लेंथ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया सर? चार्ज किस पे? सिर्फ PQ लेंथ पे। और PQ लेंथ ही तो भैया अंदर बाउंडेड है, बोलो हाँ या ना। आप देखो इस शेल के अंदर सिर्फ PQ लेंथ है, तो यानी कि Q बाउंड कितना हो जाएगा? लैम्डा r रूट 3। उठा के रख देंगे ऊपर, तो फ्लक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा r रूट 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। अब आते हैं भाई ये एडवांस है। एडवांस की क्या डिमांड है? भैया मेरे को चाहिए, मेरे का एक से पेट नहीं भरता रे बाबा, मेरे को 2 चाहिए, मेरे को 3 चाहिए। इसका कंसेप्ट है कि भैया यहाँ जेईई मेंस और नीट क्या होता है? 1 इज करेक्ट, यू कैन मूव फर्दर, आप आगे जा सकते हो। बट एडवांस नहीं, मेरे को तेरे को टेस्ट करना है, मैं तेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा, इसकी वो कहानी है। तो सेकंड भाई आता है ऑप्शन कि z component of electric field is 0 at all points on spherical shell। z component, आप देखो भाई बहुत ही ध्यान से गाइस फील कराएंगे। भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको 3D स्ट्रक्चर दिखा सकूं, तो मैं फील कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब एक शेल है,
क्या है, एक शेल, उसके अंदर थी z एक्सिस, उसके पैरेलल में ये लेंथ थी, क्या थी, लेंथ, ये z एक्सिस के पैरेलल में लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर ये लेंथ पे चार्ज था लैम्डा, यानी कि प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमेशा इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं प्लस और माइनस ऐसा कुछ बोला नहीं है, कुछ भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके क्या रहेगी, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके क्या रहती है, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो अवे, इस पे पॉइंट बोलो अवे, इस पॉइंट पे बोलूं तो अवे, इस पॉइंट पे बोलूं तो अवे, अगर नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स, यानी कि सर प्लस हो चाहे माइनस हो, एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होगा आपको मैंने इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था, फिर से वही बात, वीडियो देखी नहीं होगी बट कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे 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 अवे, हमेशा अवे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा परपेंडिकुलर, और बच्चों ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। आई अगेन रिपीट बच्चों, ये जो लेंथ है आपकी इनफाइनाइट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे परपेंडिकुलर रहेगी, और बच्चों ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो z एक्सिस के भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि इससे भी परपेंडिकुलर, और देखिए ये दोनों पैरेलल है, इससे परपेंडिकुलर थी तो इससे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट z के अलोंग है ही नहीं, तो z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। क्या सही होगा कि गलत? बिल्कुल सही, क्योंकि z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट z के अलोंग है ही नहीं, वो उससे क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट्स z के, एक भी कंपोनेंट z के अलोंग है ही नहीं, जब है ही नहीं क्योंकि सारे परपेंडिकुलर है, तो इसके वजह से z कंपोनेंट की वजह से शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लक्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, √3 और लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है 2। दोस्तों कहिए बेटा, जाओ बर्तन दो बेटा, निकलो पहली फुर्सत में, निकलो बर्तन दो। ठीक, आते हैं हमारे डी ऑप्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू स्फेरिकल शेल एट एवरी पॉइंट। गाइस इस ऑप्शन को थोड़ा सा समझना होगा, भागना नहीं है, हर एक क्वेश्चन की तरह उड़ना है, क्या ये सही क्या ये गलत। सर ये स्फेरिकल शेल था, ये थी हमारी इनफाइनाइट वायर, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हमेशा अभी, इससे मान लीजिए अगर हमने प्लस मान लिया तो इससे हमेशा इस तरफ, इससे हमेशा इस तरफ, इससे हमेशा इस तरफ बाहर निकलती हुई, दूर जाती हुई, क्या रहेगी, दूर जाती हुई। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे अवे, यहां पर ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू स्फेरिकल शेल, क्या ये आपको स्फेरिकल शेल के नॉर्मल दिख रहा है? एट ऑल पॉइंट्स, कुछ एक दो पॉइंट पे नॉर्मल रहेगा। अच्छा सर वी डोंट नो अबाउट नॉर्मल, अरे यार स्फेरिकल शेल में उसे नॉर्मल बोलते हैं जो उसके सेंटर से पास करता है। कहां से पास करता है? सेंटर से। तो अगर आप देखो एक आध कंपोनेंट होंगे जो देखो आप सेंटर से पास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कंपोनेंट सेंटर से पास कर रहा है? क्या ये पास कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू स्फेरिकल शेल एट सम पॉइंट बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट्स पे होगा, बट एट एवरी पॉइंट बोलना गलत है। तो बच्चों डी वाले ऑप्शन को कहेंगे बेटा जाओ तुम भी पोछा मारो, जाओ निकलो यहां से। तो बेसिकली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आया वो ए और बी। ए ऑप्शन क्लियर है, बी मैं आपको एक बार फिर से बता सकता हूं अगर आपको डाउट हो रहा हो, मुझे लग रहा है कि शायद किसी को कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो। तो यहां पर आपका ये आपका z एक्सिस था, ये इलेक्ट्रिक ये इनफाइनाइट वायरस के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर, इससे अवे 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 यानी परपेंडिकुलर, तो इसकी भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। यार इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई z के अलोंग है ही नहीं तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। z कंपोनेंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, z के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं मेरे भाई, परपेंडिकुलर है। z के कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड का है ही नहीं, तो उसकी वजह से स्फेरिकल शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। थर्ड ऑप्शन निकल गया पहली फुर्सत में। और फोर्थ ऑप्शन हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू स्फेरिकल शेल एट एवरी पॉइंट। ना 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 ना, नॉर्मल का मतलब है कि जो उसके सेंटर से पास करे। एक आध कंपोनेंट सेंटर से पास कर सकता है, लेकिन हर कंपोनेंट कहां पास करेगा? हमें तो नॉर्मल की पहले डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती। तो बच्चों इसको प्यार से नोट करो। तो क्या आपको ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट करिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरिया जल्दी नोट करो। क्या कर लिया? बहुत तेज हो गए सालो, जल्दी नोट करो। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे जो है AIEEE यानी कि जो अब जेईई मेंस होता है उसी का पैटर्न है ये 2012 का। क्लियर? तो क्वेश्चन है एक चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्फीयर पे कैट तो
तो बढ़ते हैं भाइयों आगे। अगला सवाल है AIEEE 2012 बोले तो जेईई मेंस का। ठीक, क्वेश्चन है एक स्फीयर पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, व्हाट इज द वेरिएशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस। अरे सांभा, ये तो कुछ पिछली क्लास जैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था। एक यूनिफॉर्मली Q चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पर अगर आप देखोगे तो आपको तो ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा, यानी KQ/r²। अगर आप सरफेस से देखोगे तो भी कितना आएगा, KQ/R का स्क्वायर, क्योंकि आपसे डिस्टेंस कैपिटल R हो गई है। और अगर आप अंदर चले गए एक यूनिफॉर्मली के तो याद होगा ρr/3ε0। अब कुछ कहेंगे सर हमें नहीं याद, क्योंकि तुम पुरानी वीडियोस आपने देखी नहीं होगी या कहीं से पढ़ा नहीं होगा आपने। देखो भाई, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं, एडवांस क्वेश्चन फिर आपके लिए है ही नहीं। अब कुछ कहेंगे भाई ऐसा ना बोलो यार, बुरा लगता है, क्यों हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है क्या। मेंटल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद नहीं, आप प्रूफ कर रहे हो, लेट मेक सम गॉस थ्योरम, लेट आई विल डू इट, तो बेटा 3 घंटे में सिर्फ कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ऐसे कर रहा था, ठीक है, तो कुछ महीने ही मिलेगा आपको, 3 घंटे में टाइम बर्बाद होगा, एक ही क्वेश्चन होगा। बट अगर आपको याद होगा यूनिफॉर्मली में दूर से देखने पे KQ/r², एट द सरफेस भी KQ/r², अंदर जाने पे ρr/3ε0, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, अगर आपको याद हो तो अंदर E is directly proportional to R, बाहर inversely proportional to R का स्क्वायर, अंदर directly proportional, बाहर inversely proportional, तो directly proportional inversely proportional का ग्राफ, तो बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका C। 1 मिनट की से भी अंदर का सवाल है, वो मैंने थोड़ा टाइम लिया। उड़ा दो बच्चों, उड़ा दो इस क्वेश्चन को, तो मतलब लिख लो, उड़ा मत देना, लिख लो। ओके, तो चलिए गाइस अपने अगले सवाल पे प्रहार करते हैं, जो कि है जेईई एडवांस 2013 का सवाल। सवाल क्या है सर? सवाल है 2 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 और r2 जिनमें यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज है ρ एंड -ρ है, उन एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की छाती पे चढ़े हुए हैं, जिस तरह से आप और आपके भाई बचपन पे चढ़ते थे। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, आपसे पूछा क्या ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बारे में, यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। तो आपने क्या किया, इनको जरा अच्छे से बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है, जहां पर एक दूसरे के लिए ओवरलैप कर रहे हैं, जहां एक दूसरे की छाती पे जहां पे चढ़ रहे हैं, बेसिकली कह सकते हैं। तो मान लिया कि सर यहां पर रो है, यानी यहां पे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहां नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। तो आपने कोई स्पेसिफिक पॉइंट इस रीजन में P मान लिया। क्या मान लिया? P। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज स्फीयर। तो अगर आपको याद हो यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या पिछले क्वेश्चन में भी थी ρr/3ε0। अब बस इस क्वेश्चन को आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन का पंगा पड़ेगा। तो सर कैसे करेंगे? तो बेटा यहां से O सेंटर है, ये P पॉइंट को अगर आप जोड़ दो, ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगी, यस और नो। तो E1 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? ρ/3ε0 डायरेक्शन OP वेक्टर। इतना क्लियर? क्योंकि ये प्लस चार्ज था, अब ये माइनस चार्ज है, तो अगर हम बात करें यहां पर मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, तो मान लेते हैं कि सारा कॉन्सेंट्रिक अपने सेंटर की तरफ है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस O से अवे, तो मान लीजिए इसको O माना, इसको हमने O1 मान लिया, तो इस O1 की तरफ, क्योंकि ये प्लस था तो इससे दूर, इसकी तरफ। याद है ना, हम लोग प्लस से दूर भागते हैं, नेगेटिव की तरफ भागते हैं, याद होगा आपको। इसकी वैल्यू की बात करें बच्चों, जो E2 आएगा वो भी आएगा कितना, ρ/3ε0, डायरेक्शन किधर? PO1 यस और नो, P से O की तरफ। तो बच्चों वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखो, E1 उस तरफ, E2 इस तरफ, तो नेट रिजल्टेंट कहां जाएगा? बीच में। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, O से P, P से O, O1, यानी कि जो नेट आएगा आपका रिजल्टेंट वो किधर आएगा? OO1। वेक्टर सम याद होगा आपको, O से P, P से O1 यानी कि आप देख सकते हो ये जो आपने नेट रिजल्टेंट बनाया था इसकी डायरेक्शन OO1 के ही बराबर है, यानी कि जो E नेट आएगा, क्या आएगा बच्चों? E नेट, वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी E1 प्लस E2, यानी कि सर ρ/3ε0 OP डैश प्लस ρ/3ε0 PO1 अगर आपने यहां से ρ/3ε0 कॉमन ले लिया, आया OP डैश प्लस PO1। बच्चों दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। कैसे सर? इसका हेड
इसका टेल, याद है ना बच्चों, इसका हेड इसका टेल, एक आदमी का सर एक का पैर। अगर जैसे आपने रिलेटिव्स के पैर पढ़ते हो, आपका सर उनका पैर, तो मिलते हो ना। याद करिए वेक्टर्स में कैसे करते थे, ये हेड होता था ये टेल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड अप। तो बेसिकली ऐड होके जो आपका ई नेट आएगा वो आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट O1 डैश। इसको ए भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए स्पेसिफिक, या कुछ भी आप मान सकते हो आप, इतना क्लियर, यानी ये डायरेक्शन फिक्स है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अरे कहां जीरो, वैल्यू आई कि नहीं आई, चलो बेटा एड़ा मत समझो, निकलो पहली गली में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट, हाँ भाई ये हमारा क्या आया, कांस्टेंट आया इन मैग्नीट्यूड एंड हैज सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, हर समय डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरफ, यानी कि सी सही है, डी सही है। व्हाट अबाउट बी सर, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, आप चेक कर सकते हो पोटेंशियल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है बच्चों। तो आपको यह समझना होगा कि कैसे आपको ऑप्शंस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लियर गाइस, कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करिए। अब मैंने बोला कि पोटेंशियल जो है वो वेरिएबल है। आपने कहा सर वेरिएबल सर हमें कैसे समझ में आएगा, बेटा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। अब जैसे इसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल चाहिए, तो सर इसके वजह से आएगा के क्यू बाय आर जो डिस्टेंस की होगी, इसके वजह से के क्यू बाय आर जो डिस्टेंस की होगी। अब दोनों का जो चार्ज है वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। सर कैसे, बिकॉज बच्चों जो रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अलग अलग है तो चार्ज भी क्या आएगा, अलग अलग। तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या आएगा, अलग अलग। तो बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। क्लियर गाइस, जल्दी से इसको कर लीजिए। तो अब धावा बोलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेईई एडवांस 2015 का सवाल। क्वेश्चन में रीड करूंगा, आप देख भी सकते हो सामने। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1, यानी कि सर एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म जिसका रेडियस r1 है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन अ स्फेरिकल कैविटी, एक कैविटी आ गई है यहां पर, खाली जगह, ऑफ रेडियस r2 काट के निकाल दिया गया होगा, सिटेड एट p विद डिस्टेंस a। कहने का सेंस है बच्चों, इसका रेडियस बड़े जो स्फेयर है उसका r1 है और कैविटी का r2 है। तो आप एक बात देखो अगर ध्यान से बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी r2 है, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये पूरी डिस्टेंस ये r1 होगी, क्योंकि ये r1 रेडियस तो सेम रहता है r1। सर फिगर से नहीं लग रहा, अरे फील कर सकते हो बच्चों, ये r1 है ये r2 है, तो यहां से जो a है वो r1 माइनस r2 होगा कि नहीं। आप बुक्स में जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये पूरा r1 ये r2, तो अगर r1 में से r2 माइनस कर दे तो ये इतनी डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस आपको a दी हुई है, क्या दी हुई है, a। क्लियर। तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन सम r वेक्टर इज er, देन द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो अलग अलग आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप सामने देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन दिस दैट डायरेक्शन। पहले आपको थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। अब ये कैविटी आ गई सर, और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हाउ टू डील विद दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर याद हो बच्चों तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर जो आप लोग क्लास 11 में रोटेशनल चैप्टर पढ़ते हो, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कैविटीज आ जाती हैं। तो हम क्या करते थे वहां पर भी, तो इस पूरे को एज अ होल मान लेते कि कोई कैविटी नहीं है, पूरा एज इट इज, और इसकी चार्ज डेंसिटी समथिंग रो है, मान लिया, ठीक है। तो बच्चों अगर यहां पर कैविटी आनी है, तो यहां पर अगर हम एक ऐसी स्फेयर लगा दे इस जगह पर जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, तो बच्चों अगर यहां फिट कर देंगे तो प्लस रो माइनस रो कैंसिल होकर वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसी के बराबर। यानी कि सर वहां पर क्या आ जाएगी, ये कैविटी। ये वही हिसाब हुआ, आपको 100 रुपए दिया वापस ले लिया, फिर से खा लीजिए, ये वही चक्कर आ बच्चों। यहां पर हमने पूरे में प्लस रो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और माइनस रो को इसके अंदर फिट कर दिया, तो प्लस और माइनस क्या आ गई, कैविटी। तो उससे बढ़िया ये है कि आपको ये फील करना होगा कि कैविटी के बजाय आप ये फील कर लो कि सर पूरे में चार्ज डेंसिटी आपका प्लस रो है और इसके अंदर जो है वो माइनस रो है। आई अगेन रिपीट, आप ऐसा इसको फील कर सकते हो कि पूरे में चार्ज डेंसिटी प्लस रो है और इस कैविटी के अंदर माइनस रो है, वो इसी के इक्विवेलेंट होगा। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, आसान। तो सर कैसे इसको डील करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रब करूं और आपको अच्छे से फिर से फिगर बना के दिखाऊं अगर ढंग से, तो आप ये समझ गए होंगे कि सर हमें क्या करना है कि हमें इस एक स्फीयर लेना है जिसमें हमें ये सपोज कर लेना है कि पूरे में चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, और यहां पर कैविटी में हमें ये लेना है कि पूरे में आपने मान लिया प्लस रो है और यहां पर आपने क्या मान लिया, माइनस रो है। क्लियर। आपसे बोला कि यहां से कुछ स्पेसिफिक r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आपसे बोला r डिस्टेंस दूरी पर, मान लीजिए आपने इस पॉइंट को a मान लिया, ये o है,
तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, अभी आपने डिस्कस किया था एक यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला थोड़ी चेंज करेगा। अब बच्चों ये प्लस रो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे किधर हो जाएगी, अवे। इतना क्लियर? तो ये जो E1 होगा ये कितना होगा सर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन O से A की तरफ। इतना क्लियर? क्योंकि प्लस था तो अवे। अब बच्चों इसमें माइनस है तो अब इस माइनस की वजह से A से P की तरफ, किधर की तरफ, P की तरफ। क्यों सर इसकी तरफ, क्यों? क्योंकि बच्चों वो माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की तरफ जाती है, प्लस से अवे। इस पे आपने सपोज कर लिया प्लस है तो प्लस से अवे, इस पे सपोज कर लिया माइनस है तो सेंटर उस देखिए आप जैसे इस पे पूरा प्लस डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने मान लिया कि सारा चार्ज जो है वो O के सेंटर के अबाउट है। हम जैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करते थे, मान लेते थे कि सेंटर के अबाउट है, तो हमने मान लिया कि सेंटर के अबाउट प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उससे अवे। इसमें क्या मान लिया, सेंटर के अबाउट पूरा माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनस के टुवर्ड्स। तो बच्चों एक वेक्टर ये तैयार हुआ, एक वेक्टर ये तैयार हुआ। तो अगर हम E2 की बात करें तो E2 क्या हो जाएगा अपना, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ सेम, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन बच्चों A से P की तरफ। तो अगर फिर से हम बात करें इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो नेट रिजल्टेंट कहां आएगा, ऐसे वेक्टर सम, इसका हेड इसका टो, तो क्या हो जाएगा एड अप, यानी कि जो E नेट आएगा बच्चों दैट विल बी E1 प्लस E2, यानी कि रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट OA वेक्टर प्लस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट AP वेक्टर। आपने यहां से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर व्हिच कैन बी रिटन एज OP वेक्टर, यानी कि ये आपका हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट OP वेक्टर। एंड इस OP वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, यानी कि इसकी अगर आपको दिखाई दे रहा हो प्रॉपर्ली तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A वेक्टर। क्लियर? अब आते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है सर, यूनिफॉर्म आ रही है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2। हाँ सर, R2 पे कहां डिपेंड कर रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा। अरे बच्चों A तो डिपेंड करता है R2 पे, A इज इक्वल टू क्या है आपका R1 माइनस R2। इलेक्ट्रिक फील्ड A पे डिपेंड करती है, A R2 पे डिपेंड करता है, तो यहां पर क्या लिखा है इंडिपेंडेंट। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब A R2 पे, अगर R2 चेंज करोगे तो A चेंज करेगा, A चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट बोलने से पहला वाला चलो बेटा पोछा लगाओ निकलो। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सर बिल्कुल करेक्ट बात है। क्या ये रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल यूनिफॉर्म है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2, बिल्कुल सही बात, एकदम सही सर। एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R वेक्टर, सारी कहानी खत्म। डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, A वेक्टर नॉट R वेक्टर। जो R वेक्टर मतलब जो ये आपने यहां से A एलिमेंट यहां पर A पे जो पॉइंट लिया था R वेक्टर, इसको बोल रहा है R वेक्टर। ना 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 ना, आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, A वेक्टर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही सर। इन मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, यहां से क्या हो गया गलत, निकलो बेटा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म but its magnitude and direction both depends on A vector, magnitude as well as direction both depends on A vector, option D is correct। तो बच्चों एक एक पॉइंट को हमने स्पेसिफिकली समझा कि जो हमारा A वेक्टर है वो R2 पे डिपेंड कर रहा था, तो अगर A R2 पे डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड A पे डिपेंड कर रही है तो हाउ कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ R2, तो पहला गलत। दूसरे में क्या चक्कर था कि डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R वेक्टर, ना डायरेक्शन तो A के अलोंग A वेक्टर के अलोंग। नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में ये बोला आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है भैया, मैग्नीट्यूड में A तो आ रहा है, और लास्ट में आपसे बोला कि यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड A वेक्टर पे भी डिपेंड कर रही है एज वेल एज डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा है, तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कम ऑन बच्चों, हरी आप नोट कर लो, बिल्कुल थकने का नहीं है, कम ऑन। तो चलिए गाइस फोड़ते हैं अगला सवाल जो कि है JEE एडवांस 2017 का। तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि अ पॉइंट Q चार्ज इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, यानी हेमिस्फीयर है उसके जस्ट बाहर यहां पर एक प्लस Q रखा है जस्ट बाहर। ठीक है, आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, यानी कि मतलब एडवांस का है तो इससे ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि मल्टी करेक्ट एडवांस की देनी आदत है, एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चंस मल्टी करेक्ट ही आते हैं। ओके बच्चों, चल एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चंस मल्टी करेक्ट ही आते हैं। ओके बच्चों, चल तो आपसे क्वेश्चन में बोला सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, मतलब सर क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस ये हो गया आपका फ्लैट सरफेस,
इसके सरकमफरेंस से प्लस क्यू चार्ज, यहां दूरी पे होगा, कोई स्पेसिफिक दूरी पे होगा। तो आपसे बोला सरकमफरेंस के हर एक पॉइंट पर आप ये बताओ, मतलब सरकमफरेंस आपका इक्विपोटेंशियल है। क्या है? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा? पोटेंशियल सेम। सर ये कैसे हो सकता है? पोटेंशियल होता क्या है? आप सब जानते हैं के क्यू बाय आर। क्या होता है? के क्यू बाय आर। क्यू तो यही है। अब सवाल आता है आर का। तो बच्चों जैसे मान लीजिए सर्कुलर आर्क है, यहां पर एक क्यू चार्ज है, तो उससे सरकमफरेंस के हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस सेम रहेगी। इस क्यू चार्ज की इस पॉइंट से 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 आप देख सकते हो एक सर्कुलर ऐसे कोई भी सरकमफरेंस है, तो एक पॉइंट चार्ज है, उससे हर एक पॉइंट से सरकमफरेंस पे, जो सरकमफरेंस पे पॉइंट है उससे डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। तो ये कहना हमारा सही है कि सरकमफरेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, क्योंकि यहां पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम, बिकॉज़ पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर, चार्ज तो वही रहेगा, डिस्टेंस भी क्या है? सेम। तो बच्चों जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका ये हो गया बिल्कुल करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर सरफेस। साफ साफ गलत है बच्चों। क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हर तरफ, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे, जितना आप निकालना चाहिए। याद है ना आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाली क्लास में? तो आपसे बोल रहा है कि फ्लैट सरफेस पे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू फ्लैट सरफेस, जो इस फ्लैट सरफेस के, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करूं, फ्लैट सरफेस के जो नॉर्मल है इस कांस्टेंट ओवर सरफेस। कांस्टेंट कैसे हो सकता है भाई? डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? वैरी। कांस्टेंट तो ये हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो गया गलत। अब आते हैं सी ऑप्शन और डी ऑप्शन पे। तो वो हमसे कह रहा है कि फ्लक्स कैलकुलेट करो, जो कि हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक इस हेमिस्फीयर के अंदर अगर आप देखो तो बाउंड चार्ज तो है नहीं, यानी कि सर फ्लक्स तो अपना जीरो हो गया। तो क्या सर, क्योंकि देखिए आपको गॉस थ्योरम ने क्या कहा था? गॉस में आपने पढ़ा था कि फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू बाउंड तो है नहीं, यानी कि फ्लक्स लिंक्ड जो है, लिंक्ड फ्लक्स, वो अपना क्या है? जीरो। यानी जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही है उतनी चली जाएंगी। इस प्लस क्यू से जितनी इस वाले पार्ट से एंटर करेगी उतनी इस वाले पार्ट से एग्जिट कर जाएगी। आई अगेन रिपीट बच्चों, जितनी ये वाले पार्ट से एंटर करेगी उतनी नीचे वाले पार्ट से एग्जिट कर जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी टोटल फ्लक्स लिंक्ड जो है वो जीरो। यानी कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, टोटल मिला के क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। अगर दोनों में से किसी भी एक का पता हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो अगर आपको कर्व्ड का चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? कर्व्ड का जो होगा यहां पर फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू फ्लैट पार्ट। आप कहोगे सर ये फ्लैट पार्ट तो हम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर आपको याद हो बच्चों तो एक ये फ्लैट पार्ट से क्यू चार्ज कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस दूरी r डिस्टेंस दूरी पर है, तो बच्चों अगर आपको याद हो तो फ्लक्स थ्रू डिस्क, अगर आपको याद हो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा या x अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? यहाँ पर x की वैल्यू बोला है, हेमिस्फीयर है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, उठा के पुट कर दिया, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो बेटा पहली फुर्सत में निकल लो, क्योंकि एडवांस फिर आपके बस करने, क्योंकि आपको जल्दी करना होगा, चीजों को याद होना बहुत जरूरी है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका, ये लिटरली आ रहा है Q अपॉन, जो फ्लक्स आ रहा है आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये आ रही है बच्चों फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। इसको उठा के यहां पे रख देंगे यहां पर। तो बच्चों जो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस आएगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सर्किट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। यानी आप देख सकते हो क्लियरली कि आपका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट। सी आपको बनाना था बेवकूफ, सी ऑप्शन आपको क्या बना रहा था? बेवकूफ। तो ऑप्शन ए करेक्ट है एंड ऑप्शन डी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको प्रॉपर्ली एकदम। आपको बस इतना याद रखना है क्योंकि चार्ज इस हेमिस्फीयर के अंदर नहीं था, तो फ्लक्स जो होगा अंदर वो जीरो होगा, यानी लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा? जीरो। यानी जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी उतनी चली जाएंगी। आएंगी किससे? कर्व से, जाएंगी किससे? फ्लैट से, दोनों मिला के जीरो। यानी जो कर्व्ड का फ्लक्स होगा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लैट। फ्लैट का सर कैसे निकालना है इसका? सर एक डिस्क का आपने निकालना बताया था, फॉर्मूला Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये आपको हेमिस्फीयर है, यानी ये रेडियस r है, ये डिस्टेंस भी आपकी r दी हुई है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से आप देख सकते हो। मतलब ये हेमिस्फीयर फॉर्म में है। तो जैसे आप अगर इसको मैंने ये यहां पर बनाया और Q चार्ज को यहां पर ऐसे बनाया, क्लियर? तो ये आपका ये फॉर्मूला था, आपने उठा के पुट किया तो आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल गई। उठा के आपने यहां पे फ्लैट फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस की वैल्यू मिल गई, उठा के पुट किया तो वो नेगेटिव में आया, यानी ये आपको अच्छे से दिखे
ये एक्चुअली इसको भूख लगी है, इसका जो इंक है वो खत्म हो रही है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लो। इसको चल बेटा, चल तुझे खाना खिलाता हूं। कम ऑन बच्चों, नोट करिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे AIPMG 2011 का क्वेश्चन है। सर AIPMG बच्चों जो अब नीट का एग्जाम है वो से पहले AIPMG कहते थे। तो क्वेश्चन है अ चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। एक Q चार्ज को एक गॉसियन सरफेस से एनक्लोज किया गया है जो R रेडियस का है। ओके बच्चों, इफ द रेडियस इज डबल देन द फ्लक्स विल बी डबल, इंक्रीज 4 टाइम्स, रिड्यूस हाफ और रिमेन सेम। आपसे क्वेश्चन को बोला है कि रेडियस को डबल करने पर फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, आधा होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 50 गुना होगा। अरे यार, फ्लक्स होता है Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप रेडियस को 10 गुना कर लो, 50 गुना कर लो, अगर चार्ज वही है और मीडियम वही है तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आता। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्या सर, अगर चार्ज वही है और मीडियम वही है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का कोई चक्कर नहीं है, तो वी कैन से कि सर फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा चाहे आप रेडियस को जितने टाइम्स कर लो। तो क्वेश्चन ये तो आपने रेडियस को डबल कर दिया तो फ्लक्स आधा होगा, चौथाई होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों। जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो होगा रिमेन्स द सेम। क्लियर बच्चों? तो इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा JEE 2004 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE 2004। JEE 2004 का क्या क्वेश्चन है सर? इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 आर प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस। कुछ ऐसे प्लेस्ड है बच्चों, यहां पर प्लस Q1 माइनस Q1 और प्लस Q2। आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स। नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, पूछा है कि हाँ ओके यही पूछा है कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स किसकी वजह से है, मतलब Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, जीरो है कि ऑल द चार्जेस। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसमें से फ्लक्स क्या होगा? ये तो हलवा सवाल है। कुछ कह रहे होंगे सर काश हम 2004 में एग्जाम दिए होते। बेटा ना तेरी ऐसी किस्मत ना मेरी ऐसी किस्मत। ओके, तो फ्लक्स होता है Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q बाउंड क्या है अपना? Q1 आपको याद होगा Q बाउंड का मतलब क्या था? गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस है उन सबका सम अप। तो अंदर कौन कौन से चार्जेस है? Q1 एंड माइनस Q1, यानी Q1 एंड माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स क्या है आपका? जीरो। देखो कितने कितने आसान क्वेश्चंस भी कभी कभार हमारे आ जाते हैं। कम ऑन बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ 4-5 ऐसे क्वेश्चंस के ट्रेंड दिखाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा रिपीट करते हैं। बच्चों आपने लास्ट क्लास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, बट आपने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा था। कि मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे मान लीजिए किसी स्फीयर में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है, ठीक है, चार्ज है। अब आपको किसी अंदर पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको उसके लिए काटना पड़ता है एलिमेंट। ये आपको मैंने बहुत पहले बताया था, बट फिर से सारी चीजों को बता देंगे। क्यों सर? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन लगभग मैं आपको कराऊंगा जो इसी ट्रेंड पे बेस्ड है, जहां पर आपको नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको हटाया जाए और उस टाइप के क्वेश्चंस को करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पहले करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये आया है AIEEE 2009 में, AIEEE 2009 में क्वेश्चन आया है। आपसे बोल रहे हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो दिया है Q अपॉन पाई R की पावर 4R। ठीक है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं, जिसमें चार्ज Q है। ओके, ये क्वेश्चन है। At a point P inside the sphere at a distance R1 from the center, आपने कुछ R1 डिस्टेंस पॉइंट पर शायद इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तेरे से पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पहले तो कुछ मत सोच, तेरे से पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने कहा सो वी नो द मेथड। सबसे पहले गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यहां पर हमने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर वाले चार्ज की वजह से अवे,
ds भी इसी तरफ, यहां लिखे सो इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच में एंगल 0, तो इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर, इंटीग्रल ds इज इक्वल टू q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर का इंटीग्रल ds कितना हो जाएगा, जो अगर आपने r1 रेडियस लिया है तो E इंटू 4 पाई r1, या बेसिकली अगर हम बोले इसमें r डिस्टेंस दूरी पे हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, r1 आई थिंक इसका पूरा रेडियस है, लेट मी चेक, इसका पूरा रेडियस r दिया है, पूरा रेडियस r दिया है हमने कुछ r डिस्टेंस दूरी पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको जितनी भी मशक्कत करनी है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ इस ये जो गॉसियन सरफेस बना है ना, इसके अंदर जो चार्ज है उसको निकालने के लिए आपको सारी मशक्कत करनी है। अभी तक आप डील कर रहे थे यूनिफॉर्म की केस में कि मतलब सब 4/3 पाई r क्यूब पे वॉल्यूम q है, तो एक पे कितना होगा तो कितने पे कितना होगा। जैसे मैंने बोला था ना कि 10 केला 20 रुपए का, तो एक केला 20/10, तो जितने भी चाहिए उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हुई कि आप जब केला लेने गए ठेले पे, तो आपने बोला, केले वाले ने बोला कि भाई 10 केला लेगा तेरे को 20 रुपए में दूंगा, एक लेगा तो तेरे को 2 रुपए में दूंगा, जो जितने भी चाहिए तो मल्टीप्लाई कर ले। दिक्कत ये होगी कि पड़ोसन गई आपकी, ठीक है, उसको बोला कि 10 केला मैं तेरे को 20 में दूंगा, ठीक, लेकिन 15 केला मैं तेरे को 30 रुपए में ही दे दूंगा, यानी कि बेसिकली रेशियो चेंज कर दिया। कहने का सेंस ये नहीं, रेशियो भी चेंज नहीं हुआ, रेशियो ऐसे चेंज होगा, उसको बोला कि मैं 20 केला तेरे को 40 में दूंगा, ठीक, और 30 केला तेरे को 33 रुपीस में दे दूंगा। तो आप सोचो कि ये कौन सा हिसाब किताब हुआ है, ये तो कुछ नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मतलब मेरे को हिसाब लगा रहा है, रेशियो में दे रहा है कि तेरे को मैं इतना केला 10 केला 20 में दूंगा, तो 20 केला 40 में दूंगा, उसको पता नहीं क्या हिसाब लगा रहे, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला। सेम मामला गड़बड़ यहां पर है कि आपके यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ यहां ज्यादा कुछ यहां ज्यादा, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, रो आर के हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस सेंटर से बढ़ रही है, चार्ज जैसी बढ़ती जा रही है, बट वो यूनिफॉर्म नहीं है, कब कितनी बढ़ जाए ये आपको पता नहीं है। तो आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, कितना बार्गेन कर दे वो आपको कोई भरोसा नहीं, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली सर करें क्या, तो बच्चों इसको अपने दिमाग में डाल लो, मोमबत्ती जला लो, दीपक जला लो, दीपक कला नहीं उसको मत जलाना, कुछ भी जला लो, बट इस कंसेप्ट को याद रखना कि सर फॉर नॉन 5-6 क्वेश्चन आएगा इस फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमेशा एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट, यानी कि बहुत छोटे वॉल्यूम का चार्ज निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो। आपने कहा सर वी डिडंट अंडरस्टैंड, बच्चों रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बोलो हाँ है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा। तो आप जब एलिमेंट काटोगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब आप एलिमेंट काटोगे तो वो हो जाएगा स्मॉल वॉल्यूम, उस पे चार्ज कितना हो जाएगा dq। आई अगेन रिपीट, जब आप एलिमेंट काटोगे तो v की जगह वो स्मॉल v हो जाएगा, dv का मतलब स्मॉल वॉल्यूम, तो उस पे चार्ज भी हो जाएगा स्मॉल dq। दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो q इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रल ऑफ dv। क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ dv। आप इसको दिमाग में डालो, कैसे भी डालो, बस आपको याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमेशा चार्ज की वैल्यू इंटीग्रेट करके मिलेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले एलिमेंट काटना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट काट लोगे फिर उसके बाद पूरा जोड़, आपको तो पूरे का चाहिए ना, तो आप मतलब पूरे का नीचे इतने का चाहिए, सॉरी पूरे का नीचे, तो आपने बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा, फिर उसको क्या किया, इंटीग्रेट। सर इसको समझेंगे कैसे, सिग्मा रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज होता था रो इनटू वी, तो स्मॉल वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू रो dv, यानी टोटल चार्ज कैसे आएगा, इंटीग्रल रो dv। इसको दिमाग में डालो, चाहे जो करो, इट डजंट मैटर। अब सर स्मॉल वॉल्यूम अगर एलिमेंट काटेंगे तो वो होगा कितना, आप सब जानते हो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इतने का स्मॉल वॉल्यूम अगर मैं यहां पर स्पेसिफिकली अच्छे से कर दूं यहां पर, तो बच्चों आपका जो रो दिया है वो रो कितना दिया है आपका, qr अपॉन पाई r की पावर 4, और जो वॉल्यूम होता है स्मॉल वॉल्यूम वो होगा एरिया इनटू लेंथ। एरिया आपने मान लिया, आपने r डिस्टेंस पे काटा है तो 4 पाई r स्क्वायर, आपने r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट भी काट लिया और वहां से उसकी जो ब्रेड्थ होगी यानी कि चौड़ाई, यहां पे जैसे मान लीजिए आपने ये एलिमेंट ऐसे काट लिया, मैंने इसको शेड कर दिया, अगर आप ध्यान से देखो मैंने ये शेड कर दिया, एलिमेंट आपने काट के बाहर निकाल लिया, तो उसका जो एरिया और जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर dr। इतना आपने काट के बाहर निकाल लिया, उसमें चार्ज देख लिया, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। करना ये है, करना ये है। आई अगेन रिपीट गाइस, आपने एलिमेंट को काट के बाहर निकाला, उस पे चार्ज देख लिया, फिर उसको पूरे को जोड़ दिया। इंटीग्रेट करने का मतलब पूरा जोड़ देना, क्या कर देना, पूरा जोड़ देंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, स्फीयर। बट आपको कहां से कहां तक जोड़ना है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, पूरा मत जोड़ देना, नहीं तो
तो फिर से आपको क्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्यू। तो आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक जोड़ना है, यानी कि 0 से लेके स्मॉल r तक। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली आप देख सकते हो पाई से पाई कटा, तो आपके जितने भी कांस्टेंट्स है जैसे आपका क्यू, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, ये कटा 4 आपके जितने नहीं जितने आपके कांस्टेंट्स को बाहर कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे, q अपॉन क्यू आर की पावर 4 r का क्यूब dr। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 4q r टू द पावर 4। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? आपको r1 पॉइंट तक चाहिए था, तो 0 से लेके r1 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी 0 से लेके r1 तक। क्लियर? तो ये इंटीग्रेट करेंगे, r के क्यूब का हो जाएगा r की पावर 4/4। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सर? एक पावर में ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड, 0 से लेके r1। आपने एक बार r1 पुट किया, एक बार 0, तो ये आपका 4 से 4 कट गया, यानी q अपॉन r टू द पावर 4 r1 की पावर 4, ये आएगा 0 रखने पे, वो क्या हो जाएगा 0। ये क्या आ गया आपका बच्चों क्यू बाउंड। उठा के हम लोग यहां पे रखेंगे, जब उठा के यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा e 4 पाई। अब कहां तक आपने, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपने r1, कहने का सेंस है r1 तक आपको जाना था, तो आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया होगा वो r1 तक बनाया होगा, यानी ये हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर q अपॉन r टू द पावर 4 r1 की पावर 4। ये कटेगा बच्चों, तो यहां स्क्वायर बचेगा, तो e की वैल्यू आ जाएगी q 4 पाई r टू द पावर 4 r का स्क्वायर, और यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा बच्चों इसका आंसर, यानी कि q r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, कम ऑन। अब सिमिलर क्वेश्चन है गाइस, सिमिलर क्वेश्चन आपका इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको भी करते हैं सेम टाइप पे, नॉन कंडक्टिंग है, उसमें भी आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका आया है AIEEE 2010 में, यानी कि मेंस 2010 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है, मेंस 2010 में आया क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वहां पर यहां पर जिस क्वेश्चन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है आपका, रो नॉट 5/4 यानी कि -r/r, यानी कि r यानी कि डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप लोगे उस पर डिपेंड कर रहा है ये। क्लियर? तो अब आपसे बोला है कि आपको कुछ r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस, आपने सारी कहानी लगाई सर, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ds भी अवे, दोनों के बीच में एंगल 0, यानी E ds cos 0। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर आएगा इंटीग्रल ds इज इक्वल टू q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपसे किस पॉइंट पे बोला है, आपको कितनी दूरी पे निकालना है? आपसे बोला है r डिस्टेंस पे, तो ये r डिस्टेंस पे आपको निकालना है। ds को इंटीग्रेट किया तो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारी दिक्कत और मशक्कत है आपको q बाउंड निकालने में जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो सर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पर हमें काटना पड़ेगा एलिमेंट। रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इज इक्वल टू रो वी, तो स्मॉल वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा dq। इसे कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके, यानी q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dv। जब भी बच्चों आपको एलिमेंट लेके आप करोगे तो आपको यही करना पड़ेगा, इसको दिमाग में ठोक लीजिए। अब सर वॉल्यूम कितना काटेंगे? आपने यही कुछ r डिस्टेंस दूरी पर dr ब्रेड्थ का आपने एक वॉल्यूम काट के बाहर निकाल लिया, जिसका वॉल्यूम जो होगा आप समझ रहे हो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर dr। क्लियर? उठा के सब यहां रखेंगे तो चार्ज आ जाएगा, रो नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 5/4 माइनस r/r, dv आपका कितना हो जाएगा बच्चों 4 पाई r स्क्वायर dr। सारे कांस्टेंट्स बाहर, रो नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, 5r स्क्वायर बाई 4 माइनस r का क्यूब बाई r dr। बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? आपको 0 से लेकर, मतलब r तक ही चाहिए। कहां तक चाहिए? r तक, 0 से लेके r तक। क्लियर गाइस? तो 0 से लेके अगर आपको r तक चाहिए तो आप इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दोगे? 0 से लेके r। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करके रखोगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा r की पावर 3/3, यानी 5/4 r की पावर 3/3
माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों, r की पावर 4/4 r। इतना क्लियर, 0 से लेके r। एक बार आप r पुट करोगे, एक बार 0, तो हो जाएगा रो नॉट 4 पाई, नीचे से आप 4 कॉमन ले सकते हो और ऊपर से r क्यूब कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 5/3 माइनस r/4। इतना क्लियर बच्चों, 4 नहीं, 4 तो बाहर चला गया, r/r ये आ रहा है आपका। ठीक है, ये आ रहा है आपका क्यूब बाउंड। उठा के आप इसको कहां पुट कर दो, यहां पर। जब आप पुट कर दोगे तो e4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्यूब बाउंड अपना रखा तो रो नॉट 4 पाई r का क्यूब अपॉन 4, 5/3 माइनस r/r। यहां से 4 पाई कट गया, r कट गया, तो e की वैल्यू है रो नॉट r/4, 5/3 माइनस r/r। यानी सब कुछ कहानी को सेम था, बस जो आपको करना है वो ये याद रखना है कि आपको एलिमेंट काट के चार्ज निकालना है, क्यूब बाउंड को उठा के बस आपको यहां रखना है। कम ऑन गाइस, नोट कर लीजिए इसको भी।